हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना और आज हम लोग सीखेंगे किसी भी तत्व की संयोजकता, उसके आयंस और उसके बीच बनने वाले बंधन्स को निकालना। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी उस पहली वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, पहले जाकर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इस वीडियो को समझने में सुविधा हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? तो किसी तत्व के बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अर्थात यदि हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसके बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से कोर इलेक्ट्रॉन, तो किसी तत्व के बाहरी कक्ष से पहले वाले कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आइए इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, हम निकालते हैं अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का हम लोगों का परमाणु संख्या होता है 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। अब देखिए, इसकी जो हम लोग निकालेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 1 हाइड्रोजन की। और इसके हम लोग बात करें कोर इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें इसके बाहरी कक्ष से पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 0। अब हाइड्रोजन के बाद हम लोग निकालते हैं हीलियम की, तो हीलियम की परमाणु संख्या होती है 2, तो इसमें हम लोगों का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम लोग हीलियम के बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की, जिसकी परमाणु संख्या है 7। तो इसमें देखिए 7 का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 और 5 होगा। और देखिए बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन का हम लोग निकालेंगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा और इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालें तो 2, 8 और 1। अब देखिए बाहरी कक्ष में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा जो सोडियम का होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन वो 1 हो जाएगा और इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पोटासियम की, तो पोटासियम की परमाणु संख्या होती है 19 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2, 8, 8, 1। अब देखिए बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और अंदर देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है तो इसके जो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 18 होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या हो जाती है 20, तो 2, 8, 8 और 2। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें हम लोगों का आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। एक अंतिम हम लोग निकाल के देख लेते हैं आयरन की, तो आयरन की परमाणु संख्या होती है 26 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग निकालें तो 2 और 8, 10 और इसके बाहर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो 12, बच गया 14, तो उस 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर देंगे। अब देखिए इसके बाहर में हम लोगों का यहाँ पे कैल्शियम था, यहाँ पे इसके बाहर में हम लोगों का आयरन है, बाहर में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और इसके अंदर में 24 इलेक्ट्रॉन है तो इसका कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 24। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 पॉइंट को समझा, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन को। अब हम लोग देखते हैं संयोजकता को। तो संयोजकता कहते किसको है? तो किसी तत्व द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। इसके दूसरे परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, किसी तत्व द्वारा अपनी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं संयोजकता को। और संयोजकता को समझने से पहले हम लोग अष्टक नियम को देखते हैं, जिसको लुईस ने दिया था और उसको लुईस का अष्टक नियम कहते हैं। इसके अनुसार किसी तत्व का अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा करना आवश्यक हो जाता है। यानी कि जब कोई
तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ मित्रता करता है तो अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, और इस स्थिति को हम लोग अष्टक का नियम कहते हैं। इसमें एक अपवाद हम लोगों का हो जाता है हीलियम, क्योंकि हीलियम के बाहर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और फिर भी ये अष्टक नियम को पालन करता है, क्योंकि इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पूरी संख्या भर जाती है। यानी इसमें एक ही कक्ष होता है हम लोगों का जो होता है K, और K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये पूर्ण कर लेता है। तो इसलिए ये जो आता है हम लोग का वो अष्टक नियम के अधीन आता है। अब हम लोग समझते हैं इसके आधार पर संयोजकता को। तो देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। बात करें हीलियम की तो हीलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता वही हो जाएगी। अब संयोजकता निकालने के नियम्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए संयोजकता निकालने का नियम। तो संयोजकता निकालने का नियम क्या होता है कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी संयोजकता होती है, और यदि किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 8 से घटाकर होती है। अब आइए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये सेकंड वाला रूल के अनुसार है, यानी कि 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए नाइट्रोजन की अगर हम लोग संयोजकता की बात करें तो नाइट्रोजन की संयोजकता निकालेंगे तो नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 में से घटा देंगे तो इसकी जो संयोजकता होगी ये 3 संयोजकता होगा नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की संयोजकता जो होगी वो 3 होगी। अब हम लोग बात करें इसके, देखिए सोडियम के, तो सोडियम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा तो ये अष्टक नियम का पालन कर लेगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेगा तब भी ये अष्टक नियम का पालन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे इसमें हम लोगों को ईजी हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन का देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर दिया तो यहाँ पे हम लोगों की जो संयोजकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। यानी कि देखिए इसके बाहर में सबका, अब जैसे हम लोग ले लेते हैं इसमें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का हम लोगों का परमाणु संख्या होता है 9। अब इसको हम लोग निकालेंगे तो 2 और 7, देखिए बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसकी संयोजकता हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 8 में से 7 घटा देंगे तो इसकी संयोजकता हो जाएगी हम लोगों का 1। अब आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं आयन्स को। तो आयन किसको बोलेंगे, तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहेंगे। अभी आवेश युक्त क्या है, तो जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं आवेश युक्त। दोस्तों हम लोग पहले से जानते हैं कि सभी परमाणु यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी परमाणु हैं वो सभी उदासीन होते हैं, और जब वो अपने आयन्स का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं तो उनके ऊपर कुछ चार्ज लग जाता है, और उस लगने वाले चार्ज को हम लोग कहते हैं आयन्स। वो 2 प्रकार के होता है, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन किसको बोलेंगे, तो जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अष्टक को पूरा करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और अष्टक को पूरा करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे धनायन। ठीक इसके विपरीत ऋणायन, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने अष्टक को पूरा करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऋणायन। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसी पर से हम लोग समझ जाते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन हम के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से त्याग कर सकता है, तो इसलिए इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। अब देखिए हीलियम की बात करें तो हीलियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो आसानी से दूसरे को दे सकता है, तो इसके ऊपर 2+ हो जाएगा हीलियम के ऊपर। अब देखिए बात करते हैं अगर हम लोग नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि इसके लिए आसान हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखिए जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो जब कोई भी तत्व या जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनाता है,
और ऋणायन यानी कि ऊपर माइनस चार्ज। तो देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा यानी कि नाइट्रोजन। और देखिए जितने इलेक्ट्रॉन को का त्याग करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उतने उस पर धनायन या ऋणायन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो इस पर 3 माइनस होगा यानी कि इसके ऊपर 3 माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम के देखिए आउटर मोस्ट सेल में यानी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसके लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो अष्टक को पूरा कर लिया है, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। अब देखिए इसको हम लोग देखें तो इसके ईजी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसका मतलब कि ये धनायन बनाएगा यानी कि सोडियम हम लोगों का जो होता है वो धनायन होता है। और कितना इस पर चार्ज चढ़ेगा, कितना इस पर आवेश चढ़ेगा, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो इसलिए इस पर 1 आवेश चढ़ेगा यानी 1 प्लस। अगर हम लोग बात करें देखिए अब इसी तरह से इसका 1 है तो इस पर भी 1 प्लस हो जाएगा। कैल्शियम का भी, कैल्शियम के ऊपर 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से यहाँ से त्याग कर सकता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अब देखिए इसके लिए ईजी हो जाएगा यानी जो कम है वही, तो इसके लिए ईजी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, तो इसलिए कैल्शियम के ऊपर हम लोगों का हो जाएगा 2 प्लस। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आयरन का अगर हम लोग देखते हैं तो आयरन के लिए हम लोग देखें तो 2, 8, 14 और 2 8, 14 और 2 यहाँ पे निकालें तो इसके देखिए बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए ईजी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके अपेक्षा थोड़ा कठिन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो आयरन के ऊपर हम लोगों का 2 प्लस होगा। यहाँ पर आयरन के ऊपर एक 3 प्लस चार्ज भी होता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे इसमें। अब देखिए ये यहाँ पर होगा। अब जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, तो क्लोरीन का देखिए 17 परमाणु संख्या होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8 और 7। देखिए इसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इसके लिए आसान हो जाएगा किसकी तुलना में, तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की तुलना में। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है यानी ग्रहण कर रहा है तो ये ऋणायन हुआ ना, तो इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे क्लोरीन है और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो 1 और ऋणायन है तो माइनस, तो यहाँ पे क्लोरीन का ये चार्ज हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसमें आयंस को निकाल सकते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं। दोस्तों अब हम लोग आयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जैसे हम लोगों का पहला पॉइंट है कि यदि किसी तत्व के बाहर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वह धनायन होगा और उसके ऊपर +1, +2 और +3 आवेश होगा। इसको समझते हैं। यदि हम किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालें और उसके बाहरी कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वही उसका आयन होगा और इसको हम लोग दाता बोलेंगे और ये धनायन बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि किसी तत्व के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर +-4 आवेश होगा, यानी कि वो +4 और -4 दोनों आवेश होगा। इसका मतलब कि ये दाता भी होगा और ग्राही भी होगा। यदि किसी तत्व के बाहर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर 5, 6, 7 में से 8 को घटा कर, यानी कि अगर 5 है तो 5 में से 8 को घटाएंगे और यदि 6 है तो 6 से 8 को घटाएंगे और यदि 7 है तो 7 से 8 को घटाएंगे और जितना बचेगा वही उसका आवेश होगा और ये ऋणायन होता है और इसको हम लोग ग्राही बोलते हैं या एक्सेप्टर बोलते हैं। चौथा पॉइंट है कि यदि किसी तत्व के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा और इसकी कुल संख्या जो है 6। क्यों आवेश नहीं होता है? क्योंकि ये अपना अष्टक नियम को पूरा कर चुका होता है। यानी कि हम लोग आयंस की बात करें या संयोजकता की बात करें तो इन दोनों में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है या ग्रहण करता है ताकि वो अपने अष्टक नियम को पूरा कर सके। तो ये जो 6 तत्व हैं ये
अष्टक नियम को पूर्ण रूप से पूरा कर चुके होते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है जो अपने कक्षक को पूरी तरह से भर चुका होता है। बाकी ये देखिए नियॉन के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में 8, इसके बाहर में 8 और इसके बाहर में 8। तो ये अपने अष्टक नियम को पूरा कर चुका होता है, इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है और इसको पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग में रखा गया है, यानी कि जो अंतिम वर्ग है हम लोगों का 18, उसमें इसको रखा गया है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसमें रासायनिक बंधन को। तो देखिए रासायनिक बंधन 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल है जो परमाणुओं को अस्थायी बना देता है, जिससे वह एक स्वतंत्र इकाई जिसको हम लोग अणु बोलते हैं उस माना जाता है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है कि रासायनिक बंधन 2 परमाणुओं के बीच लगने वाला वह बल होता है जो उस परमाणु को अस्थायी बना देता है, और अस्थायी बन जाने के कारण वह परमाणु क्या होता है कि अणु का आकार ले लेता है, अणु का रूप ले लेता है और वह उसको अणु माना जाने लगता है। इस अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं कि अणु के परमाणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन मुख्यतः 3 प्रकार के हो जाता है, जिसमें से पहला हम लोगों का होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। तो वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसको बोलते हैं उसको देखते हैं। जैसे परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के फलस्वरूप बनने वाला बंध आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहलाता है। जैसे NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। सहसंयोजक बंधन 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। अब 2 परमाणुओं के बीच बनने वाला, अब देखिए सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधक और त्रिक सहसंयोजक बंधक। एकल सहसंयोजक बंधक किसको बोलते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो एकल सहसंयोजक बंध बनता है। जैसे देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का, जिसे H2 लिए यानी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में देखिए यहाँ पर H और यहाँ पर H, देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो इसके बीच यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इसके बीच ये जो बंध बना, तो इसको बोलेंगे हम लोग एकल बंधक यानी कि सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से क्लोरीन, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या हमको पता है कि क्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन करें अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन यानी -1 और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, तो इसलिए इसके बीच जो बनेगा बंधन वो हम लोगों का हो जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन। अब बात करते हैं द्विसहसंयोजक बंधन की। तो जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो द्विसहसंयोजक बंध बनता है। जैसे अगर इसमें हम लोग बात करिए, पहला का था, दूसरा अगर देखें तो हम लोग अगर ऑक्सीजन की बात करें तो देखिए ऑक्सीजन यानी कि O+O, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालें हम लोग तो इस ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6, 8। देखिए बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर -2 चार्ज होगा और यहाँ पर देखिए इसके ऊपर भी -2 चार्ज होगा। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा कर रहा है, तो इसलिए इसके बीच में यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बंधन लगेगा और इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विसहसंयोजक बंधन। अब तीसरा का हम लोग देखते हैं त्रिक सहसंयोजक बंधन। ठीक इसी प्रकार जब 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन की ना, देखिए नाइट्रोजन को अगर हम लोग करें तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 और 5, देखिए बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर आयंस की बात करें यानी कि आवेश की बात करें तो 5 में से 8 जाएगा तो -3, यहाँ पर भी -3। तो देखिए ये आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा, तो इसलिए इसके बीच जो बंधन बनेगा यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको हम लोग ट्रिपल बंधक यानी कि त्रिक सहसंयोजक बंधन कहेंगे। अब आइए हम लोग समझते हैं उप सहसंयोजक बंधन को। इसको मिटा देते हैं।
अब उप सहसंयोजक बंधन की परिभाषा की बात करें तो जब दो या अधिक परमाणु बंध बनाए और बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो ऐसे बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक बार फिर इसके परिभाषा को देखें कि जब दो या अधिक परमाणु बंध बनाए, जब दो या अधिक परमाणु आपस में अगर बंध बनाता है और बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है तो ऐसे बंध को उप सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और HN सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे हम लोगों का है HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड और HNO3। देखिए इसमें हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो इसमें हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पर O, यहाँ पर S और यहाँ पे O। ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दे रहे हैं, एक सल्फर का यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देखिए ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया और ये इसके साथ सिंगल बंधन बनाएगा और इस सिंगल बंधन को देखिए यही इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है तो इसी बंधन को यानी ये वाला बंधन को हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजक बंधन और इसको तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इसको तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए ये जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन साझा करने के बाद जो बंधन बनाया इसी को हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजक बंधन। इसके बीच में हम लोगों का जो बंधन बनेगा एक बंधन सिंगल बंधन बनेगा। सिंगल बंधन बना तो हाइड्रोजन इसके साथ ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यानी ये अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। इस ऑक्सीजन के पास देखिए 2 और 2 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन से लिया तो 6 हो गया, एक इससे लिया तो 7 हो गया और एक ऊपर वाला से लिया तो इसका 8 हुआ यानी इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 6 हो गया और एक ये 7 और एक इससे लिया तो 8। तो यहाँ पर ये जो बंध बनाएगा ये बंध मेरा हो जाएगा उप सहसंयोजक बंधन और एक बंधन हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर जो बनाएगा। देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 एक 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होता है जो पूरा हो गया, 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन पे देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसके बीच एक ये जो बंधन बनेगा ये हम लोगों का हो जाएगा उप सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने सीखा किसी भी तत्व की संयोजकता, उसके आयंस और उसके रासायनिक बंधन को ज्ञात करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।